नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं को पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग से संबंधित योजनाएँ हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये सिंचाई विभाग, ये अस्तित्व में कब आया, ठीक है? और ये वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ-एआरओ की परीक्षा हो या ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा हो, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित या उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 20 अंक की योजनाएँ आनी हैं, ठीक है? तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा और कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू कर चलिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की प्रमुख योजनाएँ, यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग ये कब अस्तित्व में आया और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएँ, ठीक है? हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानो कि भारत में स्थिति क्या थी? चूँकि सिंचाई विभाग की स्थापना तभी आपको करनी पड़ेगी जब जो मानसून है वो समय से ना आए या मानसून धोखा दे जाए। तो ऐसी स्थिति में जो फसल का उत्पादन है वो प्रभावित होता है। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए जो कि नकारात्मक प्रभाव है, उस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हमें सिंचाई विभाग की आवश्यकता पड़ी। ठीक है? फसलों का उत्पादन समय से होता रहे। तो हुआ क्या 1897-98 की बात है या हम कहें ठीक इसके 1 साल बाद 1899-1900 के आसपास की बात है जब भारत में भयंकर सूखा पड़ा, ठीक है? भारत में भयंकर सूखा पड़ा। अब ऐसी स्थिति में जब सूखा पड़ा तो फिर बारिश हुई नहीं, तो बारिश नहीं हुई तो फिर इस स्थिति में कुछ ज़रूरतें महसूस हुईं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद महारानी का शासन था उस समय। 1857 में चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, तो भारत में कुल मिला के अंग्रेजी हुकूमत थी। तो जब 1900 के आसपास ये घटनाएँ घटी थीं, तो एक ज़रूरत महसूस हुई। सूखा पड़ने के बाद एक ज़रूरत महसूस हुई। ये काहे की ज़रूरत थी? दरअसल ये जो ज़रूरत थी, ये थी सिंचाई विभाग की, कि सिंचाई का नियोजित और त्वरित विकास किया जाए। सिंचाई का नियोजित और त्वरित विकास हो, इसकी ज़रूरत महसूस हुई भारत में। ठीक है? इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो फिर उस समय 1900 के आसपास भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्ज़न। लॉर्ड कर्ज़न इस संबंध में कुछ कठोर निर्णय लेता है। 1901 की बात है, 1901 में प्रथम इरिगेशन कमीशन बना। भारत में प्रथम इरिगेशन कमीशन बना, ठीक है? तो जब भी कभी प्रथम इरिगेशन कमीशन या कोई भी कमीशन बनाया जाएगा, उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होगा या कुछ न कुछ उसके कार्य निर्धारित किए गए होंगे। तो इस इरिगेशन कमीशन के भी कुछ कार्य होंगे। कार्य क्या थे? कार्य ये थे, इससे कहा गया कि सूखे के विरुद्ध देश में सूखे के विरुद्ध कैसे निपटें, इसके बारे में हमें सुझाव दो। और साथ ही साथ इसे कहा गया कि जो सिंचाई का क्षेत्र है भारत में, सिंचाई क्षेत्र का विकास विकास कैसे करें? ये इससे कहा गया कि मुझे इनके संबंध में सुझाव दीजिए, इरिगेशन कमीशन का ये लक्ष्य था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ क्या कि एक वर्ष आया 1939 1939 ये ईयर आप याद रखिए। इस वर्ष एक खास बात ये हुई एग्रीकल्चर से संबंधित कि इस वर्ष एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन समिति का गठन हुआ, ठीक है? समिति बनी। ये क्यों बनी? अभी इसकी चर्चा करते हैं और इसके बाद 1939 में बनी और 1941 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1941 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या था? आओ ज़रा समझते हैं। ये जो 1941 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, इसमें था क्या? इसमें कुछ सिफ़ारिशें दी गईं, ठीक है? कि कौन-कौन सी सिफ़ारिशें थीं? ज़ाहिर-सी बात है इरिगेशन से ही संबंधित होंगी। जैसे जो भूमि के अंदर जल है, भूमि जल या जल उठाने के साधन, जैसे मशीनरी, ठीक है? छोटी बोरिंग छोटी बोरिंग या फिर नलकूप, बोरिंग कम नलकूप, कूप जो छेदक होते हैं, कूप छेदकों की ट्रेनिंग संबंधी इसने सुझाव दिए, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इसके सुझाव क्या थे? इसके सुझाव थे कुल मिला के जो जल को उठाने की मशीनरी है,
उनके संबंध में ट्रेनिंग दी जाए। तो इस स्थिति में 1939 में जो एक समिति का गठन हुआ था, एग्रीकल्चरल रीऑर्गेनाइजेशन समिति, उसने 1941 में अपनी सिफारिशें पेश कर दी। इसके बाद हुआ क्या? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई को लेकर, यानी कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई कार्य के लिए प्रदेश को 3 ज़ोनों में बाँटा गया है। 3 ज़ोन में बाँटा गया है, ठीक है? ये कौन-कौन से ज़ोन हैं, या हम कहें इनके मुख्यालय कहाँ-कहाँ हैं, ये आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। इनके मुख्यालय हैं सबसे पहला मेरठ, याद रखिएगा। दूसरा कौन है? दूसरा है कानपुर। तीसरा कौन है? आप तीसरा बताओगे, वाराणसी, ठीक है? क्लियर है बात? आप देख पा रहे हो, अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखते होगे, तो जो ये 3 ज़ोन बाँटे गए हैं ना, मेरठ टॉप पे है, उत्तर में है, कानपुर आपका मध्य में पड़ेगा, ठीक है? और वाराणसी यहाँ पर है, पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, वाराणसी, प्रयागराज। तो तीनों के तीनों लोकेशंस में एक-एक सिंचाई ज़ोन स्थापित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई कार्य के लिए कितने ज़ोन हैं? 3। इनके मुख्यालय कहाँ पर हैं? 3 ज़ोनों में बाँटा गया है, और कहाँ-कहाँ है इनके मुख्यालय? मेरठ है, कानपुर है और वाराणसी है, ठीक है? हाँ, अब ज़रा एक बात समझो। ये बात सिंचाई विभाग से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? जो निजी नलकूपों के लिए निजी नलकूपों के लिए बोरिंग कार्य बोरिंग कार्य किसके अंतर्गत आते थे? पहले एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बात समझना, इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से देखे जाते थे। विभाग के माध्यम से किया जाता था। बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा निजी नलकूपों के लिए जो बोरिंग कार्य होते थे ना, वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से किए जाते थे। लेकिन 1 जुलाई 1954 से स्थिति बदल गई। हुआ क्या? 1 जुलाई 1954 1954 से परिवर्तन हो गया। 1 जुलाई 1954 को ये जो विभाग है, इस विभाग को इस विभाग को नियोजन विभाग से संबद्ध कर दिया गया। विभाग से संबद्ध कर दिया गया, ठीक है? इस विभाग को नियोजन विभाग से संबद्ध कर दिया गया। इसके बाद 1964 में 1964 में जो कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त की देख रेख में एक विभाग का गठन किया गया। कौन सा विभाग? एक विभाग की स्थापना की गई। उसे कहा गया लघु सिंचाई विभाग। लघु सिंचाई विभाग की स्थापना की गई। स्थापना की गई, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग की स्थापना कब की गई है? 1964 में। और ये किसके देखरेख में काम करता है? तो कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त की देखरेख में ये काम करता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जरा एक बात समझो। उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम संचालित है। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो संचालित कार्यक्रम है, वो कौन-सा है? इसको कहते हैं लघु सिंचाई कार्यक्रम, ठीक है? इस कार्यक्रम के बारे में दुनिया भर में अलग-अलग ख़यालात हैं। इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में इसके बारे में क्या कहा जाता है? आइए समझते हैं। इसके बारे में कहा ये जाता है कि यह जो कार्यक्रम है ना, यह विश्व में विश्व में एक विभाग के द्वारा या फिर किसी एक संस्था के द्वारा किसी एक संस्था के द्वारा संचालित किया जाने वाला संचालित किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। सबसे बड़ा कार्यक्रम है, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो लघु सिंचाई कार्यक्रम है, ये विश्व भर में किसी एक विभाग या संस्था के द्वारा संचालित किया जाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के
शुद्ध सिंचित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में जो लघु सिंचाई साधन है, लघु सिंचाई साधनों का योगदान कितना है? आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है? आपसे अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लघु सिंचाई साधनों का योगदान कितना है, तो आप बताओगे 77.90%। ये ऑफिशियल डेटा है, आप भी चेक कर सकते हो उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग की साइट में जाके, ठीक है? तो हाँ, इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में लघु सिंचाई साधनों का योगदान कितना है? 77.9%, ठीक है? अब जरा एक बात समझो, उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में पहाड़ पाए जाते हैं? नहीं। जब उत्तराखंड था तब पाए जाते थे, अब उत्तराखंड तो है नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, उसको आप 2 भागों में बाँट सकते हो, मैदानी भाग और पठारी भाग। यहाँ पर सिंचाई होती कैसे है? यहाँ पर सिंचाई के लिए बोरिंग कैसे होती है? तो आओ ज़रा इसके बारे में समझ लेते हैं, कुछ फैक्ट्स बनेंगे यहाँ से, तो ये फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश की भूमि में सिंचाई और बोरिंग, ठीक है? सिंचाई कैसे-कैसे होती है यहाँ पे और बोरिंग कैसे-कैसे होती है, ठीक? तो उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी भूमि पाई जाती है? सबसे पहले तो आप ये समझो। उत्तर प्रदेश की अगर हम भूमि की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश में पहाड़ तो है नहीं, तो उत्तर प्रदेश में पठारी क्षेत्र है। जो आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पर पठारी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है। और जो मैदानी क्षेत्र है ना, यहाँ पर इस मैदानी क्षेत्र को आप जलोढ़ी क्षेत्र भी कह सकते हो, जलोढ़ी क्षेत्र, या फिर आप कह सकते हो एल्यूवियल क्षेत्र, ठीक है? एलुवियल क्षेत्र, और ये पठारी क्षेत्र है। अच्छा, अगर हम एलुवियल क्षेत्र में सिंचाई की बात करें, तो यहाँ पर बोरिंग की जाती है। सिंचाई के लिए बोरिंग व्यवस्था है, बोरिंग की जाती है। और ये जो बोरिंग है, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बोरिंग की जाती है, उथली बोरिंग, मध्यम बोरिंग, गहरी बोरिंग, ये कितनी-कितनी गहराई तक की जाती है? और इन्हीं पॉइंट्स से संबंधित कुछ योजनाएँ उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग ने चलाई हैं, तो वो योजनाएँ भी हाँ, हम लोग कवर करेंगे। तो ये कितनी गहराई तक है बोरिंग, उसके बारे में देखो, भूमि तल से, ठीक है? आओ ज़रा समझते हैं। इसकी अगर हम बोरिंग की बात करें, मैं मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, तो जो उथली बोरिंग होती है, उथली बोरिंग, ये भूमि तल से लगभग 30 मीटर गहरी होती है और यहाँ पर जो पानी का लेवल है, वो ऊपर मिल जाता है। ये जो बोरिंग होती है, ये सस्ती होती है, सहज होती है और सरल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको खुदाई नहीं करनी है, ठीक है? मशीनों से बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है। दूसरी जो बोरिंग होती है, वो होती है मध्यम गहरी बोरिंग। इसी के नाम पे एक योजना भी चलाई गई है, मध्यम गहरी बोरिंग योजना। तो ये योजना हम लोग योजना के पोर्शन में पढ़ेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक है, भूमि तल से कितनी गहराई तक जाएगी? ये लगभग 31 मीटर से लेकर 60 मीटर तक गहरी जाती है। यहाँ तक बात समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि उथली बोरिंग में कितने मीटर की गहराई तक जाता है और मध्यम गहरी बोरिंग कितने मीटर गहराई तक जाती है। इसके बाद एक और है, यहीं पर मैं लिखे दे रहा हूँ। इसके बाद एक और है, गहरी बोरिंग योजना, गहरी बोरिंग योजना, ठीक है? तो जब गहरी बोरिंग का आप करोगे जाके, तो वो 60 मीटर से भी अधिक होगी। तो आप 60 मीटर से और नीचे जा रहे हो। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जब भी मध्यम गहरी बोरिंग की बात करेगा, तो 30 से लेकर 60 मीटर तक भूमि तल से नीचे जाना है और गहरी बोरिंग में 60 मीटर से भी नीचे जाना है, ठीक है? अच्छा, अब एक बात समझो, इसी मैदानी भाग की अगर हम बात करें, तो ये जो एलुवियल क्षेत्र है, एलुवियल क्षेत्र या इसको जलोढ़ी आप मृदा भी कहते हो, तो यहाँ से आप एक बात याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है, नोट बना के लिख लो कि ऐसे एलुवियल क्षेत्र जहाँ जहाँ पर निःशुल्क बोरिंग संभव ना हो, बोरिंग संभव ना हो, जहाँ पर निःशुल्क बोरिंग संभव ना हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर वहाँ सामूहिक नलकूप योजना चलाई जाती है, योजना चलाई जाती है, ठीक है?
तो हम इस योजना के बारे में भी कंप्लीट पढ़ेंगे अपने योजना वाले पोर्शन में। सामूहिक योजना क्या होती है? सामूहिक नलकूप योजना, इसमें कितने लोग भाग ले सकते हैं, कितना सरकार इसमें अनुदान देती है, ठीक है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। अब जरा इसमें मैंने एक आपको बताया था पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर सिंचाई और बोरिंग कैसे की जाती है या कितने लेवल तक की जाती है, तो आओ इसको इसके बारे में समझ लेते हैं। पठारी क्षेत्र, ठीक है। पठारी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे सबसे पहले तो आपको क्षेत्र पता होनी चाहिए, मैं किन क्षेत्रों में बोरिंग करने जा रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? जैसे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के 7 जनपद, और इलाहाबाद, इलाहाबाद के जो यमुना पार की जगह है, यमुना पार के पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, इनकी बात हो रही है। पठारी क्षेत्र में यहाँ पर बोरिंग कैसे होगी और यहाँ सिंचाई कैसे होती है। तो दरअसल ये जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे बुंदेलखंड के 7 जनपद और इलाहाबाद के यमुना पार के पठारी क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा प्रदान किया जाना बहुत कठिन है, ठीक है, चूंकि पठारी क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए ब्लास्ट वेल योजना चलाई जा रही है, हैवी बोरिंग योजना चलाई जा रही है, गहरे नलकूप निर्माण किए जाते हैं, इनवेल रिंग के द्वारा कूप बोरिंग योजना चलाई जा रही है, चेक डैम का निर्माण किया जाता है। तो इनका सबका निर्माण किया जाता है यहाँ पे। और पठारी क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो खैर, ये जो अभी मैंने आपको बताया है, आपको यहाँ से याद क्या रखना है, यहाँ से आपको ये टेबल याद रखनी है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र की। पठारी क्षेत्र को हम लोग योजनाओं में कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में जो भूमि में सिंचाई और बोरिंग का काम है, उस क्षेत्र में आप मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करोगे, तो मैदानी क्षेत्र में बोरिंग कौन-कौन सी हैं और ये कितनी-कितनी गहराई तक जाती हैं, इनके बारे में आप इस टेबल को याद रखो केवल और केवल, ठीक है? हाँ, और ये सामूहिक नलकूप योजना, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। क्लियर बात? आप देखो आगे। एक योजना आइए शुरू करते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से संबंधित कुछ बातें थी। उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग की स्थापना कब हुई, है ना? इस तरह की बातें आपने देख ली। अब चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं योजनाओं के चैप्टर में। एक सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ये क्या है? इसके बारे में हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। दरअसल हुआ क्या, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में ये 2020-2021 के आसपास से इस योजना को सरकार ने शुरू किया। 2020-2021 से इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। 2020-21 में हुआ क्या कि 3 योजनाओं को मर्ज कर दिया गया आपस में। कौन-कौन सी 3 योजनाएं हैं? उथले नलकूप योजना, अभी इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से। उथले नलकूप योजना, दूसरी कौन है? मध्यम गहराई नलकूप योजना, ठीक है। और तीसरी कौन है? तीसरी है गहरी बोरिंग योजना। इन तीनों योजनाओं को मर्ज किया गया और एक नई योजना शुरू की गई, जिसे कहा गया मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ठीक। इन तीनों को मर्ज करके सन 2020-2021 से एक नई योजना की शुरुआत की गई, जिसे मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना कहा गया। क्लियर बात? अच्छा, आप एक बात समझो, ये जब योजना शुरू की गई तो इसका कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा। भाई कोई योजना ऐसे ही नहीं शुरू की जाती है ना? तो इसका कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा। इसका लक्ष्य था विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कृषकों यानी किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3 प्रकार के नलकूपों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, बात समझना। ये जो 3 योजनाएँ थी, इन तीनों योजनाओं को सन 2020-2021 में मिला मैच करा दिया गया। यानी कि एक ही में एकीकृत करवा दिया गया और फिर एक नई योजना का विकास किया गया। इस योजना को कहा गया मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ठीक है? और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था विभिन्न प्रकार के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और उन सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3 प्रकार के नलकूपों का विकास करना। यहाँ तक क्लियर है? अब ये कौन-कौन से नलकूप हैं? 3 प्रकार के, देखते हैं। ये 3 प्रकार के नलकूप का निर्माण करना। ये 3 प्रकार के कौन-कौन से? इनमें से जो पहला है,
वो है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, उथले नलकूप। ठीक है, यहां पर उथले नलकूप लगाए जाएंगे इस योजना के तहत। दूसरे प्रकार के नलकूपों का जो निर्माण किया जाएगा, उन नलकूपों में मध्यम गहरे नलकूप होंगे, लेकिन योजना यही रहेगी, इसी योजना के तहत निर्माण किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, सिंचाई योजना कैसे नलकूप? मध्यम गहरे नलकूप। ठीक है, और तीसरे प्रकार के जो नलकूपों का निर्माण होगा वो होंगे इसी योजना के तहत, यानी कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत। कैसे? गहरे नलकूप, इनका निर्माण होगा। तो इन्हीं को एक-एक करके आइए हम लोग चर्चा करते हैं, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना उथले नलकूपों के बारे में। आओ जरा देखते हैं। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, कौन से नलकूप? उथले नलकूप, इनका निर्माण किया जाना है। ठीक है, तो इनका निर्माण करने के लिए दरअसल सबसे पहले तो आप ये समझो, इनका निर्माण किया जाना है तो क्या, ये क्या है? हम इसमें तीन बातों को देखेंगे। इस योजना में जो हमारा टारगेट रहेगा, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो तीन जगहों से पूछे जाते हैं। तो इसकी पहले पृष्ठभूमि आप जान लो कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे, ये जो योजना है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना उथले नलकूप वाली, ये क्या है, ये योजना कैसी है, क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहेगा उसकी पात्रता क्या होगी। यहां से भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इस योजना का लाभ अगर कोई किसान ले रहा है तो उसे कितना अनुदान दिया जाएगा। ये तीन पॉइंट ही किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले देखो ये योजना क्या है, आओ समझते हैं। दरअसल प्रदेश के जो एलुवियल क्षेत्र हैं, एलुवियल का मतलब मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर बोरिंग कराई जाएगी इस योजना के तहत। तो सबसे पहले आप जानो कि एलुवियल क्षेत्र में प्रदेश के एलुवियल क्षेत्र में कितनी, 30 मीटर गहरी, चूंकि उथला है ना, तो 30 मीटर गहराई तक की 110 mm, यानी कि 4 इंच, 110 mm व्यास की बोरिंग कराई जाएगी, बोरिंग कराई जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये बात आप याद रखोगे। इस योजना में क्या होगा, इस योजना में महज 30 मीटर गहराई तक की 110 mm व्यास वाली बोरिंग कराई जाएगी। अब जरा एक बात पीछे आओ, पीछे देखो, मैंने एक टेबल बनाई थी, उथली बोरिंग, इसमें कितने मीटर नीचे जा रहे थे, 30 मीटर। तो अब यहां पर जो ये योजना है मैंने अभी लिखी है, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई उथले नलकूप जो लगाए जाएंगे वो कितने मीटर गहराई पर लगाए जाएंगे, 30 मीटर तक। ठीक है, इनका व्यास क्या होगा, लगभग लगभग 110 mm। क्लियर है यहाँ तक? ये तो पहला हो गया, ये क्या है। दूसरा देखो इसकी पात्रताएं क्या है, इसकी पात्रता। ठीक है, सपोज करो ये कोई कृषक है, ये कोई है किसान। तो अगर कोई किसान इस योजना से लाभान्वित होना चाहता है तो इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या फिर एक और योजना है पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल। पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में ये किसान पंजीकृत हो, तभी इसको लाभ मिलेगा। क्लियर बात? दूसरा, इस योजना का लाभ लेने के लिए, जो कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना उथले नलकूप वाली योजना है, इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जो किसान होंगे वो लघु किसान की श्रेणी में आएंगे, और कुछ जो किसान होंगे वो आएंगे सीमांत किसान की श्रेणी में, यानी कि सीमांत कृषक होंगे। ठीक है, तो कुछ लघु किसान होंगे, कुछ सीमांत किसान होंगे। तो ये जो किसान हैं, ये
अगर किसान सामान्य वर्ग का है, तो उसे कितना लाभ दिया जाएगा? और अगर किसान एससी या एसटी कैटेगरी का है, तो उसकी सीमा खेत की सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर सामान्य वर्ग का किसान है और वो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, उथले नलकूप वाली योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसके जो जोत सीमा है, उसके पास जोत सीमा कितनी होनी चाहिए? उसके पास होनी चाहिए कम से कम 0.2 हेक्टेयर। ये मिनिमम है, याद रखिएगा। कोई भी लघु या सीमांत किसान अगर वो सामान्य वर्ग का है, तो इस योजना के तहत अगर वो लाभ लेना चाहता है, तो उसकी जोत सीमा कितनी होनी चाहिए? ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है या जा सकता है। 0.2 हेक्टेयर। आप दूसरी कंडीशन में आओ। अगर कोई किसान जो लघु या सीमांत किसान की कैटेगरी में आता है और वो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसके पास जोत सीमा कितनी होनी चाहिए? कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम कोई सीमा नहीं है। ठीक है? कोई सीमा नहीं। याद रखिएगा। हाँ, आपसे ऑप्शन में दे सकता है विकल्प कि एससी-एसटी को मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना उथले नलकूप में अगर लाभान्वित होना है, तो निम्न में से कौन-सी क्राइटेरिया उसे फुलफिल करनी पड़ेंगी? उसके पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए? नहीं। जो भी ऑप्शन में आपको कोई सीमा वाला, नहीं वाला ऑप्शन दिखेगा, आप उसी को चयन करोगे। ठीक है? हाँ, तो ये दोनों कंडीशन आई होप आपको याद हो गया होगा, पता हो गया होगा। ठीक है? अब ज़रा एक बात यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वो आप लिख लो। बात कौन-सी है? सपोज़ करो किसी किसान ने मान लो ये किसान है, इसने नलकूप लगा लिया। तो नलकूप तो लगा लिया, अब नलकूप चलता है बिजली से, तो बिजली कहाँ से दी जाएगी? तो याद रखिए, नलकूप का नलकूप का ऊर्जीकरण नलकूप का ऊर्जीकरण किससे किया जाएगा? इसको ऊर्जा कहाँ से दी जाएगी? बिजली कहाँ से दी जाएगी? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कुसुम योजना के तहत इसका ऊर्जाकरण किया जाएगा। ठीक है? इसे बिजली प्रदान की जाएगी। हाँ, ये याद रखिएगा, फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा इसमें एक जो टॉपिक हमारा छूट गया है, वो छूट गया है अनुदान। कौन-कौन से टॉपिक मैंने डिस्कस करने के लिए कहा था? मैंने कहा था क्या है ये योजना? ये है। फिर मैंने पात्रता की बात करी, तो पात्रता मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में पंजीकृत हो और साथ ही साथ अगर सामान्य श्रेणी का लघु किसान है या फिर सीमांत किसान है, तो उसकी जोत सीमा कम से कम 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए, अगर इस योजना का लाभ लेना चाहता है। फिर मैंने कहा अगर किसान एससी या एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, तो उसके और वो किसान चाहे वो लघु किसान हो या सीमांत किसान हो, उसके पास जो जोत सीमा हो, उसकी जो मिनिमम लिमिट है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसे लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है? अब दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी? दूसरी स्थिति हमने देखी नलकूप का ऊर्जाकरण, यानी नलकूप को विद्युत कहाँ से दी जाएगी, किस योजना के तहत प्रदान की जाएगी? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, ठीक है? अब एक बात और समझो, इससे पहले हमने हाँ, अनुदान की बात हम कर रहे थे कि किस कैटेगरी को कितना अनुदान दिया जाएगा, सामान्य श्रेणी को कितना अनुदान मिलेगा और एससी-एसटी को कितना अनुदान मिलेगा, तो समझो। जो सामान्य श्रेणी है, सबसे पहले आप इसको देख लो। सामान्य श्रेणी में लघु किसान भी होंगे, बोलो भाई, लघु किसान भी होंगे और सामान्य श्रेणी के अंतर्गत कुछ सीमांत किसान भी होंगे, ठीक है? जो लघु किसान होंगे ना, ये लघु किसान आप किसे कहोगे? जिनके पास 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक की भूमि जो धारण करते हैं, वो सब लघु किसान के अंतर्गत आते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। और सीमांत किसान के अंतर्गत कौन आते हैं? जिनके पास 2.5 एकड़ तक भूमि होती है, वो सीमांत किसान होते हैं, है ना? ये भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अगर लघु किसान जो कि सामान्य श्रेणी का है, इस योजना का लाभ उठाए तो उसे कितना और क्या अनुदान मिलेगा? सबसे पहली कंडीशन, अगर वो बोरिंग करवाता है तो बोरिंग पर उसे ₹5000 का अनुदान दिया जाएगा। दूसरी स्थिति, अगर वो पंप सेट लगवाता है, तो उसे पंप सेट पर ₹4500 का अनुदान दिया जाएगा। अगर वो जल वितरण प्रणाली पर उसे उसे ₹3000 का अनुदान दिया जाएगा। तीनों कंडीशन याद रखोगे आप, कुछ भी पूछा जा सकता है। सामान्य श्रेणी का जो लघु किसान होगा, ठीक है? उसे बोरिंग करवाने पर ₹5000 का अनुदान, पंप सेट पर ₹4500 का अनुदान और जल वितरण प्रणाली पर ₹3000 का अनुदान दिया जाएगा। अब इसमें आओ, सामान्य श्रेणी का ऐसा किसान जो सीमांत किसान है, जिसके पास
2.5 एकड़ से हाँ, कम भूमि है, वो अगर बोरिंग करवाता है, तो उसे 7,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक। अगर सीमांत किसान जो कि सामान्य श्रेणी का है, श्रेणियां याद रखना है आपको। सीमांत किसान जो कि सामान्य श्रेणी का है, अगर वो पंप सेट लगवाता है तो उसे 6,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सीमांत किसान जो कि सामान्य श्रेणी का है, अगर वो जल वितरण प्रणाली को लागू करता है तो उसे 3,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। बात समझ पाए? क्लियर है बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखो, अब ये तो सामान्य श्रेणी हो गया। ठीक, अनुदान इसने हाँ ये पाया। अब मैं बात करने जा रहा हूं एस सी एस टी को। एस सी या एस टी के लघु किसान हो या फिर सीमांत किसान हो, यहां पर कैटेगरी अलग अलग नहीं की गई है। जो अनुदान लघु किसानों को मिलेगा एस सी एस टी से बिलोंग करने वाले, वही अनुदान सीमांत किसानों को मिलेगा, वो एस सी एस टी से जो भी बिलोंग करता हो। ठीक है, तो एस सी एस टी के लघु और सीमांत किसानों को क्या अनुदान मिलेगा उसको देख लो। अगर एस सी एस टी के किसान, चाहे वो लघु कैटेगरी में हो या फिर सीमांत कैटेगरी में हो, यदि वो बोरिंग करवाता है तो उसे 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यदि एस सी एस टी कैंडिडेट पंप सेट खरीदते हैं तो उन्हें 9,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यदि एस सी एस टी के कैंडिडेट, चाहे वो लघु हो या सीमांत कैटेगरी में आते हो, जल प्रबंधन प्रणाली को अपनाते हैं तो उन्हें 3,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ बात? ठीक है, अब जरा एक बात समझो। मैंने 3 योजनाएं आपको बताई थी, मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई थी। कौन कौन सी? योजना क्या है, इसकी पात्रता क्या है, और अनुदान कितना दिया जाता है। तो तीनों कैटेगरी पूरी हो गई। तो ये एक योजना आपकी पूरी हो गई। ठीक है, एक भाग इसका। अब दूसरे भाग की ओर प्रवेश करो। अब आपको बहुत समय नहीं लगेगा इसको समझने में। दूसरा भाग क्या कहता है? दूसरा भाग था योजना का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना मध्यम गहरे नलकूप। अभी आपने पढ़ा था उथले नलकूप। ठीक है, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं मध्यम गहरे नलकूप के बारे में। तो इसमें क्या, उथले नलकूपों में आपने देखा था जो बोरिंग हो रही थी वो भूमि तल से 30 मीटर की गहराई में हो रही थी। और जब मध्यम गहरे नलकूप योजना में आप जाओगे तो जो बोरिंग होगी ना, वो 30 मीटर से भी नीचे होगी। आओ जरा समझते हैं, कहां से कहां तक होगी? भूमि तल से, यानी कि 30 से भी नीचे। तो इस योजना में क्या कहा गया है? इस योजना में कहा गया है कि प्रदेश के 31 से 60 मीटर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 31 से 60, अभी 30 था, अब 31 से 60 हो गया है। प्रदेश के 31 से 60 मीटर गहराई वाले गहराई वाले क्षेत्र में 150 से 200 mm व्यास वाली बोरिंग होगी। ठीक है, क्या है इस योजना में? मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना मध्यम गहरे नलकूप योजना में कितने मीटर तक की बोरिंग होती है? 31 से 60 मीटर तक। कितने व्यास वाली बोरिंग होती है? लगभग 150 से लेकर 200 व्यास वाले। ठीक है, और जो ये योजना है ना, अगर इस योजना के तहत बोरिंग हो गई तो आप यकीन जानिए कि जो मध्यम और गहरे नलकूप से जो सिंचित क्षमता का मानक प्रति नलकूप 10 हेक्टेयर होगा। ठीक है, इसको याद रखें। इस योजना के तहत इस योजना के तहत क्या होगा? मध्यम और गहरे नलकूप से सिंचित क्षमता का मानक कितना होना चाहिए? 10 हेक्टेयर होना चाहिए। यानी कम से कम 10 हेक्टेयर तो इस योजना के तहत, अगर ये पंपिंग सेट स्टार्ट हो गया, स्टैब्लिश हो गया, तो कम से कम 10 हेक्टेयर तो हाँ सिंचित करेगा ही करेगा एरिया। ठीक है, तो अब जो हमने इससे पहले वाली योजना में पढ़ा था अनुदान कितनी है, कितना अनुदान दिया जाता है, तो अनुदान में आ जाओ। इस योजना के तहत अनुदान कितना दिया जाएगा? तो काफी सिंपल है समझना। इसमें उसमें क्या था, इससे पहले वाली योजना में उसमें कैटेगरी वाइज हम डिवाइड कर रहे थे कि एससी को कितना दिया जाएगा, सामान्य वर्ग को कितना मिलेगा। यहाँ पर डिवाइड कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधी सी बात है
कि सभी श्रेणी को या सभी श्रेणी के कृषकों को, आप ऐसे लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा, सभी श्रेणी के कृषकों को नलकूप लागत का 50% या 75,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा इस अनुदान कितना दिया जाएगा? सभी श्रेणी को कोई भेदभाव नहीं है, ना सामान्य, ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी, कोई भेदभाव नहीं है। सबको एक ही पैमाने पर मापा गया है, यानी सबको 50% नलकूप लागत जितनी भी आएगी उसका 50% अनुदान दिया जाएगा या फिर 75,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। हाँ। और जल वितरण प्रणाली को स्थापित करने के लिए भी 10,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा, तो ये भी आप लिख लो। ये तो नलकूप के लिए है। और अगर आपसे पूछे जल वितरण प्रणाली स्थापित करने के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा, तो दिया जाएगा 10,000 रुपए। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि टोटल अनुदान कितना दिया जाएगा, ठीक, अब देखो यहां से आपको समझना है। आपसे अगर पूछे नलकूप में अनुदान कितना दिया जा रहा है, तो आप बताओगे 75,000। जल वितरण प्रणाली में अनुदान कितना दिया जा रहा है, आप बताओगे 10,000। अगर आपसे पूछे टोटल अनुदान कितना दिया जा रहा है, तो 75 और 10 85,000। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं फिर से वही पूछता हूँ, ये जो नलकूप लगाए जाएंगे उसमें ऊर्जा कहाँ से दी जाएगी, किस योजना के तहत विद्युत सप्लाई की जाएगी? प्रधानमंत्री कुसुम योजना, वो सेम है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तीनों के तीनों योजनाओं के लिए सेम है। नेक्स्ट देखो, अगला है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। अभी हमने उथला पढ़ा, फिर मध्यम गहरा पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गहरे नलकूप योजना। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना गहरे नलकूप वाली। यहां पर देखो, देखो 3 योजनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहली योजना में क्या था, 30 मीटर गहरी बोरिंग हुई। फिर क्या था, फिर 31 से लेकर 60 मीटर गहरी बोरिंग हुई। अब तीसरे में और ज्यादा गहरी बोरिंग होगी। ठीक है, ये भूमि तल है, ये है भूमि का तल, और ये है, हाँ, निचला स्तर। ठीक, ये है 30 मीटर गहरा, यहां से यहां तक हो गया 31 से लेकर 60 मीटर गहरा। और अब इसके बारे में देखो, ये कितना है, आओ जरा समझते हैं। गहरे नलकूप योजना में देखो, यहां पर जो बोरिंग होगी ये और नीचे होगी। ये और नीचे क्यों हो रही है? क्योंकि जल स्तर लगातार घट रहा है, जल स्तर उठ कहाँ रहा है? पहले जल यहीं पर मिल जाता था, समय बदले, हालात बदले, पानी और नीचे गिर गया, यहाँ पर आ गया। अब जल स्तर और नीचे चला गया है। आपने देखा होगा आपके ही मोहल्ले में जो सरकारी नल लगे होते थे, एक समय वो पानी देते थे, आज वो डेड है ना? तो जल स्तर नीचे लगातार गिर रहा है। तो जल स्तर नीचे गिरने के कारण इस योजना को शुरू किया गया। क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना गहरे नलकूप। ये और नीचे लगाए जाएंगे, इनकी बोरिंग और नीचे की जाएगी। तो याद रखिएगा, गिरते जल स्तर के कारण, ठीक है, गिरते जल स्तर के कारण इस योजना को शुरू किया गया, इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, कहां से कहां तक जाएगी? तो इसकी जो बोरिंग होगी ना, वो होगी 61 से लेकर 90 मीटर की गहराई तक। तो ये जो आप लेंथ देख रहे हो, ये होगी 61 से लेकर 90 मीटर की गहराई तक। ठीक है। हाँ, अब आप सोच के देखो, लगभग 100 मीटर तक नीचे पानी मिलना भी दूभर हो गया है। पहले 30 मीटर के आसपास मिल जाता था पानी, फिर 60 मीटर के आसपास पानी मिल जाता था। अब स्थिति ये आ गई है कि आप जब 100 मीटर भी नीचे चले जाते हो ना, तब भी पानी नहीं मिलता है कई कई जगहों पर। तो आप समझ सकते हो पानी की कितनी दिक्कत आने वाली है आगे आने वाले भविष्य में। ठीक है। हाँ, तो इसको याद रखो। अच्छा, अब इसमें एक अनुदान देख लो। इस योजना के तहत अनुदान कितना दिया जाता है? तो याद रखिएगा, सभी श्रेणियों को एक समान, कोई भेदभाव नहीं, 50% या 1,00,000 रुपए। याद रखोगे आप? अच्छा, ऊर्जीकरण कहां से है? ऊर्जा कहां से दी जाएगी किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब तो आप सब समझ गए होंगे, केवल हमें पहली योजना समझानी पड़ी है ना, बाकी सारी योजनाएं आप समझ गए हो। तो ये है हमारा प्रधानमंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। अगली योजना है आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया
सामूहिक नलकूप योजना, सामूहिक नलकूप योजना, ठीक है? इस योजना को समझो, ये योजना कब आई? इस योजना का लक्ष्य क्या था और इस योजना के तहत कितना अनुदान रुपया दिया जाता है? ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो नवंबर 2012 से ये योजना संचालित है और ये क्यों संचालित की गई? कोई योजना लाई जाती है तो कुछ ना कुछ तो उसका लक्ष्य होता है। क्यों लाई गई है? क्या टारगेट है इसका? जो गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जहाँ पर बोरिंग संभव नहीं है, जैसे बुंदेलखंड का एरिया, ठीक है? ऐसे क्षेत्रों के लिए ये योजना लाई गई थी। तो ज़रा और लिख लेते हैं। गहरे स्ट्रेटा वाले गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में जहाँ बोरिंग संभव ना हो संभव ना हो, अर्थात जो 30 मीटर वाला दायरा है ना, ऊपर यानी पृथ्वी तल से लेकर नीचे 30 मीटर, और ये जहाँ 30 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्रों में इस योजना को शुरू किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 30 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्रों के लिए इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है? क्लियर है? अब ज़रा इसमें देखो, इसमें अनुदान कितना दिया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना में जो अनुदान की राशि है, आपसे ये पूछा जा सकता है, इसलिए इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। कितनी अनुदान की राशि है? तो याद रखिएगा, जो सामान्य श्रेणी होगी, सामान्य श्रेणी जो जनरल कैंडिडेट से बिलॉन्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करेगा, उस श्रेणी में जो कृषक आते हैं, उनको दिया जाएगा 75% अनुदान, या हम कहें 3,92,000 रुपए, ठीक है? इतने रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एससी, एसटी की, तो लगभग 100% अनुदान दिया जाता है 5 लाख रुपए का। तो ये राशि आप याद रखोगे। सामान्य श्रेणी के लोगों को कितना दिया जाता है? आप इसको हटाइए। सामान्य श्रेणी के लोगों को कितना दिया जाता है? सामान्य श्रेणी के लोग यानी कि सामान्य श्रेणी के कृषकों को कितना दिया जाता है? 3,92,000। वहीं एससी, एसटी के कृषक को कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए, ठीक है? ये राशि आप याद रखो। तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना है, नवंबर 2012 से संचालित है और इसे वहां लागू किया गया है जो बुंदेलखंड के इलाके हैं, जहां पानी गहरे स्ट्रेटा में मिलता है। और इस योजना के तहत जो अनुदान राशि है, सामान्य श्रेणी के कृषकों को 3,92,000 और एससी एसटी से बिलोंग करने वाले कृषकों को 5 लाख रुपए अनुदान की राशि दी जाती है। तो इस योजना में आप केवल इतनी ही बातें याद रखो। एक योजना है जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा शुरू की गई है। इसका नाम है ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, ठीक है? कूप से आशय होता है कुआँ। ब्लास्ट कूप निर्माण योजना लगभग 2011-2012 के आसपास से ये योजना शुरू की जा रही है। यानी ये योजना शुरू की गई थी वित्त वर्ष 2011-12 में। और ये योजना किस क्षेत्र के लिए है? तो याद रखिएगा, बुंदेलखंड और विंध्याचल, बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र के लिए इस योजना को शुरू किया गया, ठीक है? इस योजना को शुरू किया गया और ये जो बुंदेलखंड और विंध्याचल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के 8 जनपदों में 8 जनपदों में इस योजना को शुरू किया गया है। ये 8 जनपद कौन है? आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये 8 जनपद वो जनपद है जहाँ पर पथरीला स्ट्रेटा पाया जाता है जल स्तर का। जैसे झांसी, जैसे ललितपुर, ठीक है? महोबा, तो बुंदेलखंड के सारा क्षेत्र है। महोबा आप ले लीजिए चित्रकूट को, है ना? चित्रकूट, इलाहाबाद, विंध्याचल वाला क्षेत्र, इलाहाबाद हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, ठीक है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली। तो ये जो 8 जिले हैं, इन 8 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जिला शामिल नहीं है ब्लास्ट कूप निर्माण योजना में? तो इन 8 को छोड़ के जो भी होगा वो शामिल नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, अब आगे देखो। ब्लास्ट कूप ये जो योजना है, ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, ये ब्लास्ट कूप निर्माण योजना 2 प्रकार से लागू होती है। या हम ये कहें कि ब्लास्ट कूप के 2 प्रकार होते हैं। ब्लास्ट जो कूप है, कुआँ है, ब्लास्ट कूप के 2 प्रकार हैं, ठीक है? कौन-कौन से? इसका निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है। य आप ये कह सकते हो या ये कह सकते हो कि ये 2 प्रकार इसके हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं? जैसे सामुदायिक ब्लास्ट कूप,
ठीक। और दूसरा है निजी ब्लास्ट कूप। निजी ब्लास्ट कूप। अच्छा, इसमें आपसे इनकी कुछ कंडीशंस पूछी जा सकती हैं। सामुदायिक ब्लास्ट कूप ऐसा ब्लास्ट प्रूफ होगा जिसका यूज़ सभी लोग करेंगे, तभी तो सामुदायिक ब्लास्ट प्रूफ है। और निजी ब्लास्ट प्रूफ से ऐसा है कि निजी लोग बनाते होंगे, यानी कि कोई कैंडिडेट इसको बनाता होगा, लेकिन इनका निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है और वो सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। तो जो ब्लास्ट प्रूफ बनाया जाएगा, जो सामूहिक ब्लास्ट प्रूफ होगा, उसका व्यास कितना होता है? उसका व्यास होगा 6 मीटर, ठीक है? और उसकी गहराई कितनी होगी? तो याद रखिएगा 15 मीटर। ठीक? और जब भी कभी सामूहिक ब्लास्ट कूप बनाया जाएगा या बनवाया जाएगा, तो इसकी निर्माण में लागत कितनी आएगी? 10 लाख रुपए। सामूहिक ब्लास्ट कूप का व्यास लगभग 6 मीटर, गहराई 15 मीटर होती है और इसके निर्माण में लागत 10 लाख रुपए आता है। वहीं अगर निजी ब्लास्ट कूप की बात करें, तो ये जब भी बनवाया जाएगा तो इसका व्यास होगा 4 मीटर, इसकी गहराई होगी 15 मीटर और इसके निर्माण में जो लागत आएगी वो आएगी 3.15 लाख रुपए। ठीक है? तो यहाँ लागत आप याद रखोगे। इन दोनों को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सामूहिक ब्लास्ट ग्रुप के उनकी निर्माण लागत कितनी होती है? चूँकि ये गाँव से संबंधित योजनाएँ हैं, तो आप जो ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए हाँ, ये इस तरह के फैक्ट्स अनिवार्य हैं। ये फैक्ट्स आप याद रखोगे। और जो निजी ब्लास्ट कूप होता है, उसके निर्माण में कितनी लागत आती है? लगभग 3.15 लाख रुपए। यहाँ तक? तो याद रखिएगा, ये जो ब्लास्ट कूप निर्माण योजना है, ये 8 जनपदों में शुरू की गई है। ठीक है? नेक्स्ट आपकी योजना है जो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा चालू है, वो है चेक डैम निर्माण योजना। ये जो चेक डैम निर्माण योजना है, 2008-2009 वित्त वर्ष से इसको शुरू किया गया। लेकिन जो चेक डैम निर्माण का कार्यक्रम है ना, वो 1980 के दशक से चालू है। चेक डैम निर्माण योजना में आइए ज़रा इसको समझ लेते हैं। चेक डैम निर्माण योजना का लक्ष्य क्या है? क्यों ये योजना शुरू की गई? तो इसका लक्ष्य है जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र में वर्षा जल का संचय करना। ठीक? चेक डैम बनाए जाते हैं, उनमें वर्षा जल का संचय किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चेक डैम निर्माण योजना की शुरुआत की गई। चेक डैम के अगर हम निर्माण की बात करें, तो 1982 से लघु सिंचाई विभाग लघु सिंचाई विभाग बुंदेलखंड में बुंदेलखंड में चेक डैम का निर्माण कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? 1982 से ही लघु सिंचाई विभाग जो है वो बुंदेलखंड में चेक डैम का निर्माण लगातार कर रहा है और इसको एक योजना के तौर पर प्रस्तुत किया गया था 2008-2009 में, चेक डैम निर्माण योजना को। ठीक है? क्यों इस योजना को शुरू किया गया? ताकि जल की किल्लत को दूर किया जा सके। पठारी क्षेत्रों में आमतौर पर जल की कमी होती है और उस जल की कमी को पूरा किया जा सके चेक डैम बना के, ताकि चेक डैम बनाए जाएँ और फिर वर्षा जब होगी, तो वर्षा जल को उनमें रिस्टोर किया जाएगा। तो एक चेक डैम के निर्माण में जो औसतन भूजल रिचार्जिंग प्रतिवर्ष होती है, वो 0.9 हेक्टेयर की होती है। इस फैक्ट्स को आप याद रखो। एक चेक डैम के निर्माण से एक चेक डैम के निर्माण से औसतन 0.9 0.9 भूजल रिचार्जिंग प्रतिवर्ष होती है। प्रति वर्ष होता है। ठीक है? तो आपसे पूछा जाए कि कितना भूजल रिचार्जिंग होता है, तो आप बताओगे 0.9। ठीक है? नेक्स्ट देखो, एक योजना है आपकी इन वेल रिंग इन वेल अ, रिंग मशीन से बोरिंग योजना। ठीक है? इस योजना को याद रखो, चूँकि इस योजना में कई सारे फैक्ट्स हैं। इसमें अनुदान भी दिया जाता है। तो इस योजना को आपको याद रखना है। इन वेल रिंग मशीन से बोरिंग योजना ये क्या है? दरअसल पठारी क्षेत्र के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है? क्यों इस योजना को पठारी क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है? ता क्योंकि यहाँ पर जो हैंड बोरिंग होती है, हैंड बोरिंग सेट के द्वारा यहाँ नलकूप निर्माण असंभव है।
तो इस वजह से इस योजना को शुरू किया गया है ताकि पठारी क्षेत्र के लिए बोरिंग की जा सके। ठीक है? तो पठारी क्षेत्र के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना को शुरू किया गया। तो पठारी क्षेत्र में कौन-कौन से जिले हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं? जैसे झांसी, महोबा, है ना? ललितपुर, ये भी लाभान्वित हो रहा है। चित्रकूट, आगरा और इलाहाबाद। तो ये सारे के सारे जिले हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अब इस योजना में अनुदान कितना दिया जाता है? आपसे अगर ये पूछे, तो आइए ज़रा समझ लेते हैं। इस योजना के तहत जो अनुदान राशि है, वो कितनी दी जाती है? वो दी जाती है नलकूप की वास्तविक लागत का 50% या मैक्सिमम 75,000 रुपए। ठीक है? ये डेटा आप याद रखोगे। जो इन वेल रिंग मशीन से बोरिंग योजना है, उस योजना के तहत जो अनुदान राशि दी जाती है, वो अधिकतम 75,000 रुपए दी जाती है। या फिर नलकूप को लगाने में नलकूप की लागत जितनी भी आती है, उसका 50%, यानी मैक्सिमम 75%, 75,000 रुपए। और अगर परसेंटेज की बात करेगा तो जितनी लागत आएगी उसका 50%। ठीक है? अब एक कंडीशन और आती है। सपोज करो ये कोई किसान है, ठीक? इस योजना का लाभ लेने के लिए इसने बोरिंग करवानी शुरू की, लेकिन हुआ क्या? ये जो बोरिंग करवा रहा था, इसकी बोरिंग फेल हो गई। यहाँ से पानी नहीं निकला। अब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो किसान ने पैसा लगाया है, क्या होगा उसका? क्या सरकार जब्त कर लेगी? नहीं। ऐसी स्थिति में एक प्रावधान है इस योजना में, सरकार कहती है कि अगर आप बोरिंग करवा रहे हो और आपकी बोरिंग फेल हो जाती है, तो फिर जो कृषक का पैसा जमा है सरकार के पास, उस जमा पैसे में से 10% या मैक्सिमम 400 रुपया, ठीक है? ये काट लिया जाएगा और बाकी का जो पैसा होगा, वो वापस कर दिया जाएगा। बाकी का पैसा वापस कर दिया जाएगा उसी किसान को। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ तक याद रखिए। तो ये वाली जो योजना है, इन वेल रिंग मशीन से बोरिंग योजना, इस योजना को कहाँ लागू किया गया है? पठारी क्षेत्र में। साथ ही साथ ये जिले हैं इससे लाभान्वित होने वाले। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखने वाली, वो ये है कि इसमें अनुदान राशि कितनी मिलती है? 75,000 रुपए। ठीक है? और अगर बोरिंग फेल हो जाती है, तो फिर जो भी किसान का पैसा होगा, वो उस पैसे में से 10% सरकार काट लेगी। ठीक है? और 10% में से बाद में जो भी बचेगा, उसको वापस कर दिया जाएगा। क्लियर है बात? तो ये सारी योजनाएँ हो गई। अब इन योजनाओं को ज़रा एक जगह हम एक टेबल बना देते हैं ताकि आप याद करने में आपको सहूलियत हो। ठीक है? तो एक तरफ आप देखिए योजनाएँ, योजनाएँ, ठीक है? कौन-कौन सी योजनाएँ हैं? फिर मैं देखता हूँ भूमि तल से भूमि तल से बोरिंग की गहराई कितनी होनी चाहिए? भूमि तल से बोरिंग की गहराई, ठीक है? और इसके बाद अनुदान की राशि कितनी होनी चाहिए? अनुदान की राशि, ठीक? आओ ज़रा समझ लेते हैं इनको। तो सबसे पहली योजना है, मैंने आपको बताया था, उथले नलकूप योजना। उथले नलकूप योजना, याद रखिएगा, ये योजना 1985 से संचालित है। संचालित, ठीक है? 1985 से ये योजना संचालित है। और भूमि तल से कितनी गहराई की जाएगी इस योजना के तहत? भूमि तल से जो गहराई की जाएगी, वो होगी 30 मीटर की। क्लियर बात? अच्छा, अब इसमें कितना अनुदान दिया जाता है? इसमें जो अनुदान की राशि है इसमें जो अनुदान की राशि है, अगर सामान्य वर्ग होगा, तो सामान्य वर्ग के लघु कृषक को और सामान्य वर्ग के सीमांत कृषक को कितनी राशि मिलेगी? सीमांत कृषक को कितनी राशि मिलेगी? जो सामान्य वर्ग का लघु कृषक होगा, उसे 5,000 रुपया दिया जाएगा और जो सीमांत कृषक होगा, उसे 7,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है? ये किसके लिए पैसा दिया जाएगा? याद रखिएगा, ये पैसा दिया जाएगा बोरिंग के लिए। जो बोरिंग करवाएगा ना वो, उसके लिए। तो ये बातें आपको केवल याद रखनी है। ठीक है? अच्छा, अब ये तो सामान्य वर्ग की बात हो गई।
अब जरा बात कर लो सामान्य वर्ग का। जो लघु कृषक है और सीमांत कृषक है, वो पंपिंग सेट लगाने में उसको कितना अनुदान दिया जाएगा? सामान्य वर्ग को, सामान्य वर्ग का लघु कृषक और सीमांत कृषक, ठीक है? इसको पंपिंग सेट लगाने के लिए दिया जाएगा। जो लघु किसान होगा उसको 4500 रुपए, और जो सीमांत कृषक होगा उसे 6000 रुपए। किसके लिए मिल रहा है ये? ये मिल रहा है पंप सेट लगाना, या पंप सेट के लिए। बात समझ पाए? अब जरा देखो एस सी एस टी को। इसी योजना के तहत एस सी एस टी के लिए, एस सी एस टी के लिए, अगर एस सी एस टी बोरिंग करवाता है, कोई कैंडिडेट एस सी एस टी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो बोरिंग करवाता है, तो उसे 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट एस सी एस टी कम्युनिटी से आता है, अगर वो पंपिंग सेट लगवाता है, ठीक है, तो उसे 9,000 रुपया की सहायता राशि दी जाएगी। ये 9,000 लिखा है, मैं इसको सही लिख दूं। ये लिखा है 9,000 रुपया। तो इतनी बात आप समझ पाए? बोलो भाई। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरा एक योजना और देखो। इसके बाद मैंने क्या बताया था? इतनी ही बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इसके अलावा मैंने वो बातें आपको समझाई हैं, ठीक है? हाँ। अब इसके अलावा एक योजना और क्या है? मैंने बताया था आपको, मध्यम गहरे नलकूप योजना। मध्यम गहरे नलकूप योजना। क्या बता सकते हो योजना कब से क्रियान्वित है? मई 2000 24 लिख दिया मैंने। मई 2004 से, ठीक है? मई 2004 से ये योजना संचालित है। अच्छा, इसमें कितनी गहराई जाएगी? जो भी मेन भूमि है, यानी भूमि का तल है, वहां से कितनी गहराई पर जाएगा? 30 मीटर तक तो ये उथले नलकूप योजना चल रही थी। इसके नीचे जब आप जाओगे 31 मीटर से लेकर, 31 मीटर से 60 मीटर तक, तो फिर आप आ जाओगे मध्यम गहरे नलकूप योजना के अंतर्गत। ठीक है बात? अब जरा यहाँ देखो, यहाँ कितनी संचालित राशि है, यहाँ कितना अनुदान आपको दिया जा रहा है। नलकूप, सबसे पहली बात, नलकूप की लागत का, नलकूप की लागत का 50% या 75,000 रुपया मैक्सिमम आपको अनुदान दिया जाएगा। ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इस योजना के तहत विद्युतीकरण के लिए, इस योजना के तहत विद्युतीकरण के लिए 68,000 रुपया का अनुदान दिया जाता है। तीसरी कंडीशन क्या है? इस योजना के तहत जल वितरण प्रणाली स्थापित करने के लिए 10,000 रुपया का अनुदान दिया जाता है। ठीक है? यहां तक क्लियर हुए बात? अच्छा, अब एक बात नोट करके देख लो। सपोज करो आप नलकूप लगवा रहे थे, आप एक कृषक थे, लेकिन आपकी बोरिंग क्या हुई? बोरिंग फेल हो गई। तो क्या करोगे अब आप? तो फिर हुआ होगा क्या? सरकार आपको आपकी जितनी भी राशि जमा थी, उस राशि में से 10,000 या फिर 1,000 रुपया काट लेगी, और काट के आपको वापस दे दिया जाएगा। ठीक ठीक बात है? 10% या फिर मैक्सिमम 1,000 रुपया काट लेगी, ये मैक्सिमम राशि है, और काट के आपको जितना भी शेष राशि होगी वो आपको वापस कर दी जाएगी। अब जरा एक योजना और देख लो। एक योजना और बची है, कौन सी? गहरे नलकूप योजना। ये जो गहरे नलकूप योजना है, ये कितनी गहराई तक जाएगा? अभी अब इस डेटा कहाँ कहाँ मिल रहा है जाके पानी का? ये तो 30 था। 30 था, उथले नलकूप उथले नलकूप लगाए जा रहे थे 30 मीटर तक। इसके बाद 60 मीटर तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये मध्यम गहरे नलकूप योजना थी, यहाँ से यहाँ तक। अब ऊपर से नीचे तक टोटल 60 से भी जब आप ज्यादा जाओगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो नई योजना लागू होगी वो होगी गहरे नलकूप योजना। यानी कि इसकी बोरिंग की गहराई कितनी होगी? इसकी बोरिंग की गहराई होगी 60 मीटर से अधिक। ये आपसे पूछे जा सकते हैं फैक्ट्स, इसलिए हाँ, बार बार इनको रिवाइज करिए। आपसे पूछा जा सकता है कि गहरे नलकूप योजना में बोरिंग की गहराई कितनी होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है? और ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए गांव से संबंधित एक एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उसने दे दिया है कि योजनाएं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होंगी, तो फिर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और भरपूर आपके पास अभी समय भी है, आप तैयार भी कर सकते हो। तो याद रखिएगा, गहरे नलकूप योजना में गहराई कहाँ तक होगी? 60 मीटर से ज़्यादा है। ठीक। अब इसमें देखो अनुदान कितना होगा। सबसे पहली बात, अनुदान 50% या फिर
1,00,000 रुपए। ये फैक्ट याद रखें। मैंने बताया था आपको उथले नलकूप योजना में अनुदान कितना था? अलग-अलग कैटेगरी के लिए था। फिर मैंने आपको बताया था गहरे मध्यम गहरे नलकूप योजना में अनुदान कितना था? उसमें 50% या 75,000 था। अब आ जाओ मध्यम को हटा दो, गहरे नलकूप योजना में। इसमें अनुदान कितना है? 50% या फिर 1,00,000 25,000 बढ़ गया पिछली योजना के मुकाबले, ठीक है? हाँ, दूसरी कंडीशन देखो, विद्युतीकरण के लिए अनुदान कितना दिया जाएगा? विद्युतीकरण के लिए अनुदान कितना होगा? 68,000 रुपए। बात समझ पाए? अच्छा, अब यहाँ भी एक कंडीशन आ गई। कंडीशन ये आई कि मान लो कोई किसान था, वो बोरिंग करवा रहा था और उसकी बोरिंग फेल हो गई। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? क्या उस किसान को धनराशि वापस हो की जाएगी? हाँ, 10% राशि उसकी काट ली जाएगी या फिर मैक्सिमम ₹1,000 उसका काट लिया जाएगा और शेष धनराशि जो भी बचेगी वो उसे शेष धनराशि शेष उस किसान को वापस कर दी जाएगी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, तो ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर जो है, वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से संबंधित योजनाओं का है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं और अगर इसको आप नहीं समझ पाए हो, तो दोबारा वीडियो को फिर देखिएगा। कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।